नमस्कार मित्रों, समाख्या एस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और आज एक विशेष दिन है। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी आज जन्माष्टमी भी है। आप सभी को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर का अवतरण होता रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं आता हूँ। जब जब साधु वृत्ति संकट में होती है, उसके उत्थान के लिए, उसको तारने के लिए, साथ ही साथ विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं आता हूँ, आता रहूँगा। तो आज कलयुग है, कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, सब एक साथ चलें। जो धार्मिक प्रवृत्ति अर्थात अच्छी वृत्ति के लोग हैं, जो अच्छा सोचते हैं, वो संगठित होकर के चलें तो स्वाभाविक रूप से जो दुष्ट वृत्ति हैं उनका नाश होना निश्चित है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं, आज के न्यूज एनालिसिस करते हैं, सबके लिए बहुत उपयोगी है। अभी हाल ही में सरकार ने 5G का ऑक्शन करवाया था और 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बाद ये कहा गया था कि हम सितंबर या अक्टूबर तक 5G सेवाएं देना शुरू कर देंगे। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिला और जो एयरटेल के चेयरमैन हैं सुनील मित्तल भारती, जो भारती इंटरप्राइजेज नाम से चलते हैं, उन्होंने कहा है कि उनके 30 साल के अनुभव में ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि काम करने के तरीकों में कितना बदलाव आ गया है। ये होता है असली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम के जो आवंटन जिन्होंने बोलियां लगाई हैं और जिनको स्पेक्ट्रम आवंटित हुए हैं उनको सर्टिफिकेट मंत्री जी के कुछ ही घंटों बाद उनको अब सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। और ये भारत जैसे देश के लिए वास्तव में एक बड़ी खबर है। और अगर इसी हिसाब से अगर काम होता रहा तो 2047 तक जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत बनाने का, वो हम जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बताते चलें कि 5G लॉन्च जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में ये शुरू कर देंगे। अभी केवल इसके ट्रायल लेवल पर जो है 4 जगहें निर्धारित की गई हैं और वो 4 जगह हैं। दिल्ली एयरपोर्ट है, कांडला पोर्ट है, बेंगलुरु मेट्रो है और भोपाल की स्मार्ट सिटी यानी भोपाल है। तो ये 4 जगहों पे पहले ट्रायल शुरू होगा, बाद में धीरे धीरे पूरे देश में 5G लाने में समय लगेगा और लगभग 2 से 3 साल लग सकता है। तो ये 5G से संबंधित, अगर 5G से हम पूरा देश चलने लग जाएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप ऐसा समझ लिए कि आप पैसेंजर ट्रेन से सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुपरफास्ट से राजधानी से शताब्दी और शताब्दी से अब आप
बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब 5G जैसे आ जाएगी उसके बाद देश की प्रगति की गति भी बहुत तेज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेपर का ये मामला बनेगा, जम्मू कश्मीर में मताधिकार पर गरमाई राजनीति। क्या हुआ है, सरकार ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इवन जो वहाँ सिपाही हैं यानी जो सोल्जर्स हैं आर्म फोर्सेस में हैं, वो लोग भी वहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हैं और वो अपना वोट का यानी अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ जो अलगाववादी ताकतें हैं और जो पहले से सत्ता में थे, इससे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और क्योंकि लगभग 25 लाख जो है नए वोटर्स, नए मतदाता उसमें जुड़ जाएंगे। और जो वहाँ सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ आर्म फोर्सेस हैं, उनको भी वोटिंग राइट दिया जा रहा है। तो इससे और समस्या आ रही है, इसीलिए वहाँ की राजनीति में थोड़ा भूकंप सा आ गया है। और ये वही पुरानी बातें शुरू हो गई हैं, जैसे 370 को परिवर्तन करने से पहले हुई थी, 35 को हटाने से पहले बात हुई थी कि अगर इसको हाथ भी लगाया तो यहाँ पर तिरंगा पकड़ने के लिए कोई हाथ भी नहीं रहेगा, यहाँ कोई भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाले मुँह नहीं रहेंगे, इस प्रकार की बातें, खून की नदियाँ बह जाएंगी, इस प्रकार की बातें उस समय हुई थी। वैसे ही बातें यहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं। और आपको पता है PDP की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहना शुरू भी कर दिया है कि भाई फिर ये दोबारा से वो बात है कि ये सरकार जो है केंद्र की, वो संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, घोषणा कर दी 2024 के चुनाव के बाद ये संविधान को ख़त्म कर देगी, समाप्त कर देगी, राष्ट्र ध्वज तिरंगे की जगह पे भगवा ध्वज बना देगी। इस प्रकार की बेतुकी बातें करना शुरू कर देते हैं। पहले कहा गया था 2014 से पहले अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो फिर वो सभी मुसलमानों को मार दे। इससे सौहार्द खराब होता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हमारे यहाँ जो पहले से ही इतना संकट है धार्मिक कट्टरता को लेकर के और पूरे दुनिया भर में, उसको और बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार से अफवाहें फैलाई जाती हैं। इन बातों को जो है वो कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ जो है आजकल तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इस पर लगातार अफवाह फैलाते हैं। उसको लेकर के आगे खबर है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने जो है 8 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, अभी ब्लॉक किया है। अभी बात करेंगे। अभी एक खबर है कि मुंबई के पास एक लावारिस नाव, उसमें 3 AK-47 मिली और कारतूस भी मिले। और ये मिले कहाँ पर हैं, महत्वपूर्ण हमारे लिए है। ये मुंबई के पास एक बंदरगाह है जिसका नाम है श्रीवर्धन बंदरगाह। श्रीवर्धन पोर्ट में मिले हैं, मुंबई के पास, रायगढ़ जिले में पड़ता है। और ये श्रीवर्धन बंदरगाह वही है जो 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर, और उसमें जो विस्फोटक यूज़ हुआ था वो इसी बंदरगाह के थ्रू आया था। तो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा हड़कंप मच गया, पता नहीं क्या आतंकवादी साजिश है क्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये नौका जो है वो, ये बोट जो थी वो एक ऑस्ट्रेलियाई की थी और वो ओमान से 26 जून 2022 को वो जो है वहाँ से खराबी के कारण से उसके जो सवार थे बोट के, वो दूसरे जहाज़ में चले गए थे, लेकिन वो नाव जो है हाई टाइड आने के कारण से, ज्वार आने के कारण से, उच्च ज्वार आने के कारण से वो समुद्र में चली गई थी। और वही जो है यहाँ पर आकर के लग गई, श्रीवर्धन पोर्ट पर समुद्र में पाई गई। जब सैनिक वहाँ, जब इंडियन कोस्ट गार्ड के जो सैनिक थे यानी भारतीय तटरक्षक बल जो थे, उन्होंने देखा कि ये कोई ऐसी लावारिस नाव है, इसको हम उस पर जब गए तो वहाँ पर
जब चेक किया तो ये सब सामान मिला तो थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी ऐसा एंगल सामने नहीं आया है। बहुत जल्दी कार्रवाई में सब कुछ पता कर लिया। उस पर लगी हुई नेम प्लेट से, उस पर जो लाइसेंस प्लेट थी उससे पता किया गया तो नाम पता चला ऑस्ट्रेलिया की है और ये घटनाक्रम सावधान में आया। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है श्रीवर्धन पोर्ट, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल पर लगाया प्रतिबंध। ये खबर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि किस प्रकार से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम ये यूट्यूब चैनल करते हैं। झूठी खबरें फैलाते हैं। कुछ एंकर्स के फ़ोटो लगा देंगे थंबनेल में तो लगेगा कि भाई ऑथेंटिक खबर है, और उसको लेकर के अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। और किस किस प्रकार की अफवाहें, यानी कि भारत सरकार जो है धार्मिक संरचना को बिगाड़ने का काम कर रही है, ऐसे आदेश दिए हैं सरकार ने, वो विशेष धर्म के जो त्योहारों को नहीं मनाने देगी, आगे से उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस प्रकार की कई सारी खबरें आप सब लोगों ने भी देखी होंगी। और इन चैनल की जो है रीच है, पहुंच बहुत ज़्यादा का मतलब है, अब आप ऐसे कल्पना कर लीजिए कि 114 करोड़ बार इन्हें देखा जा चुका था और इनके 85 लाख जो है सब्सक्राइबर थे इन चैनल्स के टोटल मिलाकर के। तो कितनी बड़ी पहुंच है। इनमें जो 7 यूट्यूब चैनल हैं वो भारत के हैं और एक पाकिस्तान का है। तो जो नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो बने थे 2021 में, उनके तहत इनको ब्लॉक किया गया है। तो इस प्रकार के जो है न्यूज़ चैनल कहीं पे भी हमको खबर मिलती है तो हम इनको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, रिपोर्ट करके बताना चाहिए कि ये यहाँ पर आप अफवाह फैला रहे हैं, गलत खबर दे रहे हैं। ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य भी हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मियों को भुगतान के लिए नहीं लगाया जा सकता। पिछले हमने 2 दिन पहले भी इस बात पर डिस्कस किया था किस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, और उस मामला क्या है, मामला ये है कि सर्विस चार्ज जो लेते हैं, सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट वाले जो लेते हैं वो कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है। लीगल का मतलब है सरकार के द्वारा लिया गया नहीं है, वो रेस्टोरेंट वाले खुद ही वहाँ पर लेते हैं और नाम देते हैं कि हम अपने कर्मचारियों का भुगतान इससे करते हैं। तो स्पष्ट किया है हाई कोर्ट ने कि आप कर्मचारियों के भुगतान के लिए सर्विस चार्ज नहीं ले सकते, सेवा शुल्क नहीं ले सकते। और क्योंकि केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2022 को एक आदेश निकाला था कि इस प्रकार का चार्ज लेना एकदम बंद कर दिया जाए, लेकिन 20 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। तो अब यह है 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सरकार को कि आप जो है दोबारा से वो एकल पीठ पर ही अपनी याचिका दीजिए। और केवल केंद्र सरकार नहीं, उसके साथ साथ में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इसमें पार्टी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भी इसमें पार्टी है। और उनको कहा गया है कि आप वहाँ जाइए, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि जब कोर्ट ये मानता है, 2 सदस्यीय पीठ ये मानती है कि कर्मियों के भुगतान के लिए सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं, सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं, तो सीधा आदेश ही क्यों नहीं कर दिया, क्यों कंज्यूमर अथॉरिटी को, केंद्र सरकार को एक सदस्यीय पीठ के लिए जाने के लिए बोला है। क्योंकि इसमें जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से चुनाव वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल हैं, तो हो सकता है उनका प्रभाव इतना ज़्यादा रहता हो कि उसके कारण से ये सब चीज़ें होती हों। आगे बढ़ते हैं। तो हमको इस उपभोक्ता संरक्षण में GS फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये टॉपिक आ सकता है। GS 3 यानी जलवायु परिवर्तन कई राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पर डाल सकता है सर। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे लगातार बात हो रही है, डेली कोई ना कोई एक आर्टिकल जो है और अच्छा आर्टिकल इसके बारे में आ रहा है। हम नहीं चाहते तो भविष्य में हमारे लिए संकट पैदा हो सकता है। भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम अपनी कुल जो है ऊर्जा की ज़रूरतों का, यानी एनर्जी कंजप्शन का जो है अक्षय स्रोतों से 50% यानी आधा अक्षय स्रोतों से हम, अक्षय स्रोतों का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी ख़त्म नहीं हो, हम यानी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस प्रकार के एनर्जी से हम प्राप्त करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा है।
लेकिन IITM पुणे की सेंटर फॉर प्रोटोटाइप क्लाइमेट मॉडलिंग, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और आबू धाबी के शोधकर्ताओं ने, यानी इनके नाम हैं TS आनंद, दीपा गोपाल कृष्णन, पार्थसारथी मुखोपाध्याय, इन्होंने इसको अलग ही तरीके से दिखाया है कि किस प्रकार से ये जो क्षमता है वो कम हो सकती है। जब हमारे यहाँ जो अक्षय ऊर्जा स्रोत को जो देखते हैं नोडल एजेंसी वो मंत्रालय, नोडल मंत्रालय कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 से मई 2022, अप्रैल 2021 से मई 2022 के बीच दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में 268.5 मिलियन यूनिट, 195.35 यूनिट और 21.94 मिलियन यूनिट और 3,564.4 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। और इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है, सबसे कम जो है वो झारखंड से हुआ है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्षमताएं हैं। दिल्ली में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के उत्पादन की क्षमता वो है 211.12 मेगावाट की, झारखंड में है 88.79 मेगावाट की। और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो देश की 8% बिजली सौर ऊर्जा का उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2022 तक सौर ऊर्जा से 10,700 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है वहाँ पर। और 4300 उसमें से 4300 यानी 4,300 मेगावाट जो रूफटॉप पर सोलर प्लेट लगा करके जो एनर्जी हम लेते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहाँ से है। लेकिन जून 2022 तक सौर ऊर्जा का कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी? 2,244 मेगावाट तक पहुंच पाई है, जबकि लक्ष्य कितना था? 10,700। अब उसमें से यानी केवल 25% ही आधे साल में हो पाया है। तो कैसे ही लक्ष्य को प्राप्त होगा? तो ये चिंता का विषय है। और बहुत सारी समस्याएं जो है, जो हम पेट्रोलियम या हम जिसको कहते हैं जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं वहाँ से अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो पर्यावरण पर बड़ा गंभीर संकट पैदा होता है। तो पर्यावरण समस्या से लेकर के लगातार कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है। कवच से लैस है वंदे भारत का नया वर्जन, आज से होगा ट्रायल। हमें पता है भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो बहुत ही लोकप्रिय, एक बहुत ही जिसको कहते हैं सुविधाओं से युक्त ट्रेन वो भारत में बनी है। और जो भारत में बनी वो चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनी है। अब इसका सेकंड वर्जन यानी 2.0 वर्जन जो है वो मार्केट में आ रहा है। मार्केट में आ रहा का मतलब पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसका ट्रायल शुरू हो रहा है और इसके ट्रायल पहले ये चंडीगढ़, लखनऊ रूट पर ट्रायल होगा, फिर अमृतसर रूट पर ट्रायल होगा, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ट्रायल होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसका ट्रायल जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर भर करके और खाली दोनों यानी लोडेड अनलोडेड दोनों तरीके से होगा, ताकि पता चले इसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है, कोई कमी तो नहीं है। पहले ट्रायल के बाद इसमें देखा जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा कि ट्रेन में कोई कहीं खामी है तो उसको पूरा किया जाए, कौन सी चीज़ें और लगाने की आवश्यकता है, कौन सी हटाने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें ट्रायल के बाद होंगी। और 95 टन जो है वजन उसमें अंदर लोड करके और 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका ट्रायल होगा। इसमें सुविधाएं कौन कौन सी होगी? इसमें सुविधाएं हैं कि जो आपातकालीन से इमरजेंसी सिचुएशन में लोको पायलट से बात करने के लिए 4 माइक स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कहीं इमरजेंसी है तो सीधा लोको पायलट से बात कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनर कोच हैं। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें लगा हुआ है। दरवाजे और खिड़कियों में फायर सर्वाइवल केबल लगी हुई है, आग न लगे, जिससे आग लग भी जाती है तो उनको खोलना बड़ा आसान हो। वहीं अगर कोई धूम्रपान करता है
यानी कोई सिगरेट पीता है या किसी अन्य प्रकार का धूम्रपान करता है तो तुरंत अलार्म बजेगा, जैसे एरोप्लेन में बजता है। ट्रेन को रोकने के लिए एक पुश बटन भी दिया हुआ है, यानी चैन खींच करके ट्रेन नहीं रुकेगी, पुश बटन दिया हुआ है तो ट्रेन रोकी जा सकती है। 2 कोच पूरी ट्रेन पर नज़र रखने के लिए बनाए गए हैं। वहीं इसको अगर बीच में कहीं पर भी कोई ऐसे संकट आता है कि बिजली नहीं आ रही है तो 3 घंटे का तक पावर बैकअप भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सभी सुविधाएं दी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और वहाँ से भी बेहतर तरीके की ट्रेन हमको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बन जाएगा तो आप कल्पना कीजिए क्यों ना हम 25 साल में विकसित देश बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियाँ। तो जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री का जो भाषण था 15 अगस्त वाला, स्वतंत्रता दिवस वाला, उस पर आधारित है। कैसे हम 2047 में लक्ष्य रखा हुआ है हमने कि हम क्या हो जाएं, विकसित देश हो जाएं, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये आपका GS3 GS2 साथ साथ में ऐसे के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो हम बात करेंगे, कहा गया है लेखक के द्वारा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, विचारधारा, प्रशासन, न्याय या विकास, देश का हर पहलू इन समस्याओं से प्रभावित हो रहा है। तो ये जो है कौन सी समस्याएं? 2 समस्याएं जिसमें उन्होंने बात की थी, भ्रष्टाचार और नागरिक कर्तव्यों का न करना। ठीक है, तो बात आ रही है कि कई बार सरकार की एजेंसियों पर ऐसा आरोप लगता है कि सरकार जो है उन एजेंसियों का उपयोग कर रही है, एजेंसियां सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। क्या यह उनके काम में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करके संस्थाओं को उस गुलाम मानसिकता से आज़ाद करा सकेंगे जिसकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की? ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया। ठीक है ना। कर्तव्य की जहाँ तक बात की, उन्होंने कहा कि जब तक सभी नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक किसी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। हम फंडामेंटल राइट्स की लगातार बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही क्यों, केवल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखी हुई 11 ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। बहुत सारे जो है काम हैं वो स्वतः स्फूर्त करने होते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक देशभक्त नागरिक के रूप में आपको उनको करना होता है। तो कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और इसका उदाहरण आज ही हम एक खबर में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि देश का विकास को तभी गति मिल सकती है जब नागरिक अपना अपना कर्तव्य समझकर ईमानदारी से काम करें। उन्होंने भाषण सोचा कि नारी सम्मान की जो बात है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की जो बात है और भाषा और विरासत पर जो गर्व का प्रण है, ये सब तभी पूरे हो सकते हैं जब देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और उनका तन्मयता से पालन करें। अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रण है, व्यवस्था को भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त करने का जो संकल्प है, नई खोज अनुसंधान पर बल देना, नई शिक्षा नीति से जो है वो शिक्षा को बढ़ावा देना, कमेरी शिक्षा मतलब जहाँ से आय के स्रोत बढ़ें, ऐसी बातों के लक्ष्य को, विकास को गति देना है तो किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा? गांव देहात की तरफ, क्योंकि गांव देहात में 55% आबादी रहती है अभी भी, और उसका जो अर्थव्यवस्था में योगदान है, यानी जो कृषि क्षेत्र है वो 14% है। तो उनको उस कृषि क्षेत्र से बाहर, जैसा कहा है कि हम 5G सेवाएं ला रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हमारे यहाँ बन रहे हैं 4 लाख, अब उसमें और भी चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को गांव के स्तर पर ले जाना पड़ेगा। गांव में भी
दूसरे क्षेत्रों की सेवाएं, दूसरे सेक्टर्स काम कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, ये बहुत ज़रूरी है। पहली बार जो है हॉवित्ज़र तोप यानी जो स्वदेश निर्मित तोप है उसकी सलामी दी गई। तो आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो हमारे देश में वो है ऊर्जा क्षेत्र में। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा अपने देश का धन जो विदेशी मुद्रा है वो हम तेल यानी ईंधन खरीदने में लगा देते हैं। तो इसीलिए जो अभी हमने बात की अक्षय ऊर्जा के बारे में, और ऐसे स्रोतों को विकास की आवश्यकता है। अगर नहीं होगा तो हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसके लिए काम चल रहा है। हम कई बार सुनते होंगे, कई बार वीडियो देखते होंगे, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है अलग अलग मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। उसके साथ ही जो हरित क्रांति हमारे यहाँ हुई है, उन हरित क्रांतियों में 3 चीज़ें जो हमने कल भी बात की थी, गेहूँ, धान और चीनी, इसको तो बहुत महत्व मिला है, इसका उत्पादन भी खूब हुआ है, लेकिन तिलहन और दलहन उस मात्रा में नहीं बढ़े हैं। और हमने भी बात की थी कि हम तिलहन का आयात करते हैं, बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं तेलों का, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास इस प्रकार की भूमि है, इस प्रकार के खेत हैं कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर बात करें, राज्य के जो स्कूल हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय हैं या जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो फिर भी ठीक स्थिति में हैं, लेकिन जो राज्य स्तर पर जो स्कूल हैं, राज्यों के स्कूल और उनके विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, वो नीति आयोग की एक बैठक में प्रधानमंत्री के सामने जो है उन्होंने आपके यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आलोचना की। विशेषकर राज्यों में काम करने वाले जो शिक्षा संस्थान हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो लेखक कहता है कि हमारे नेताओं को, हमारे नेतृत्व को, हमारी सरकारों को मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप देने की बजाय क्या करना चाहिए? अच्छे स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं, पीने का स्वच्छ जल, सुरक्षित भोजन हो, जिन पर नागरिकों का अधिकार है, ये दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ कि विभिन्न प्रकार के भेद हमारे यहाँ, विभिन्न प्रकार के संकट है, सामाजिक संकट, जैसे महिलाओं से हो रहे भेदभाव, अल्पसंख्यकों को लेकर के जो लगातार विवाद आते रहते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर जो विवाद आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आधार पर, तो इन सब चीज़ों के बीच में समरसता को बढ़ाने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता को अमल में लाने की आवश्यकता है। जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता जो है वो एक्चुअल में पंथ निरपेक्षता को यहाँ लागू करने की आवश्यकता है। यानी राज्य की नज़र में जब सभी धर्म समान हैं तो धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले संकट, इनसे बचाव की आवश्यकता है। इतने सारे प्रश्न आपके इस आर्टिकल के माध्यम से उठाए गए हैं। इन प्रश्नों के अगर हम उत्तर ठीक से देते हैं, उत्तर का मतलब है हम इन समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बहुत अच्छा निबंध का टॉपिक है जो मैंने बात कही थी नागरिक कर्तव्यों की। तो जागरण विशेष में एक कोई स्टोरी आती है, कोई गांव की स्टोरी आएगी, जैसे कल अमृत सरोवर की आई थी। आज जो स्टोरी है वो प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील की यादवपट्टी गांव की है, और किस प्रकार से एक प्रधान और एक गांव के लोग मिल करके, यानी नागरिक जो अपने कर्तव्यों को ठीक से अनुपालन करके कैसा सुंदर गांव बना सकते हैं। यानी राष्ट्र के विकास में एक एक व्यक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
राष्ट्र के विकास में राज्यों का विकास महत्वपूर्ण है, राज्यों के विकास के लिए शहरों और गाँवों का विकास महत्वपूर्ण है, और शहर और गाँव के विकास के लिए व्यक्ति का विकास ही महत्वपूर्ण है। और इन सब विकास में एक ही जो कॉमन पॉइंट है वो है व्यक्तियों का, नागरिकों का अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उसका ईमानदारी से पालन करना। तो इस गांव में, यादापट्टी गांव में क्या हुआ है, 2021 में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 2021 में जो है सरपंच बने सौरभ सिंह, प्रधान बने, और उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर के ये कल्पना की हम गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। तो इसलिए ग्राम सचिवालय बना। ग्राम सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिन काउंटर में लोगों के काम जिससे संबंधित हैं वो निपटाए जाते हैं। इससे क्या हुआ कि जो गांव के लोग हैं उनको सरकारी कार्यालयों यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। गांव में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। इस पंचायत को जलवायु मित्र ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि हर एक काम जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है। महिलाओं का जो है विशेष योगदान है। महिलाओं के योगदान को समझा और उसको, उनके सहकार को, उनके कोऑपरेशन को साथ में लिया। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़ा प्रबंधन जो है वो, उसको लेकर के हर व्यक्ति हर व्यक्ति जागरूक है। 3 प्रकार के जो है डस्टबिन, कूड़ादान लगे होते हैं, और 3 प्रकार के कूड़ादानों में कूड़ा डाला जाता है। सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, और तीसरा जो लगा है जो कांच है, पत्थर, इस प्रकार की चीज़ें वो एक अलग कूड़ेदान में डाली जाती है। तो हम अपने घरों में इस प्रकार का अगर करना शुरू कर दें, अलग अलग घरों में, अपने अपने घरों से अगर शुरुआत करें, तो देश को स्वच्छ होने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। इस गांव के लोगों ने अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह किया है, तो गांव विकास कर रहा है, गांव विकसित हो रहा है। तो एक एक गांव ऐसे विकसित हो जाएगा तो उसका राष्ट्र विकसित होने में योगदान पूरा होगा। गांव के कुपोषण को खत्म करने के लिए पोषण वाटिका तैयार की गई है। उस पोषण वाटिका में अलग अलग प्रकार के औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। चुकंदर है, चुराई है, हल्दी है, पालक है, पत्तेदार सब्जियां, मौसम के अनुसार इनकी खेती की जाती है। और वहाँ पर वृक्ष लगाने का बड़ा अभियान चलाया जाता है। 124 हेक्टेयर जो भूमि वो ग्राम सभा के पास है, उसके 84 हेक्टेयर पर बागवानी की जा रही है, और पेड़ लगाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी सभी योगदान देना शुरू करें तो देश जल्दी से विकसित हो जाएगा। ये कहानी केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये एक उदाहरण है किस प्रकार से देश के विकास में एक एक व्यक्ति का योगदान हो सकता है, एक एक पंचायत का योगदान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड भारत और मेक इन इंडिया, ये इस बड़े आर्टिकल का एक भाग है जिसमें कहा गया है कि कैसे 2047 तक जो है भारत विकसित भारत बनेगा। तो अब भारत को जो ब्रांडिंग है, भारत के नाम से जो ब्रांड फाइनेंस नामक एक संगठन है, उसने के अनुसार जो मूल्यवान देशों की जो सूची थी उसमें भारत दुनिया में 7वें स्थान पर था। अगर हम इसको व्यवसायिक नज़रिए से देखें तो हमारे देश का कारोबारी कीमत जो है, ब्रांड वैल्यू, वो करीब करीब 137 अरब रुपए यानी 2.1 अरब डॉलर थी। और जिसमें सबसे टॉप पर अमेरिका है, जिसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो 19.7 अरब डॉलर है। चीन आता है, उसके बाद जर्मनी आता है, अमेरिका के बाद चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, और उसके बाद भारत है। ध्यान रखना होगा कि सूची दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनसे संबद्ध देशों की ताकत और उनकी छवि के मूल्य के पैमाने पर तैयार होती है। यानी वहाँ की जो कंपनियाँ हैं और वो कंपनियों की जो प्रोडक्शन है
उनका जो प्रदर्शन है उसके आधार पर ये सूची तैयार की जाती है। हम लगातार, भारत की ब्रांड वैल्यू हमेशा अच्छी रही है, लेकिन अभी हाल ही में इसका जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, व्यापार घाटा है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बुनियादी आर्थिक आंकड़े को ये कमज़ोर कर रही है। रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग को घटाने की चेतावनी दी, घटाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमारी ब्रांड वैल्यू है, यानी भारत के उत्पादों की जो वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस पर नकारात्मक असर आता है, इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी भारत की ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। इसका मुख्य कारण जो है लेखक बताते हैं कि ये भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसकी दृढ़ता के कारण से है, उसकी मजबूती कारण से है। जैसे भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया और बढ़ा दिया। हम ऐसा मान रहे हैं कि अब पहले जो कुछ परसेंट होता था, 2 से 3%, 4%, वो अब 40-50% तक जो है कुल तेल आयात का हम रूस से करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो ये जो फैसले हैं वो राष्ट्रहित है, जनहित के लिए लेते हैं और किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं लेते हैं। इसी को हम कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेंटी। देशों की वैश्विक छवि और उनकी भीतर की गुणवत्ता से ही तय होती है। यानी अगर देश का नागरिक, फिर वही बात आती है, अगर आपके देश, हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसीलिए ये सब चीज़ें होने के बाद भी भारत पर कोई दबाव नहीं डालता बहुत ज़्यादा। क्यों? भारत के पास क्षमताएं हैं और इस क्षमताओं का जो रिफ्लेक्शन है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देता है। लेकिन हमको ध्यान ये देना है कि जो इंटरनल जो हमारा पोटेंशियल है उसको बढ़ाएं। हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हम निश्चित रूप से विदेशों में पूजे जाएंगे, विदेशों में हमारी पूछ भी होगी। आगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लगभग 12 जो है राज्यों को कहा है कि अब आप बिजली हमसे नहीं ले सकते। तो इससे इन 12 राज्यों में, ये 12 राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो जो IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो हम बता दें आपको कि राज्य जो है वो 2 तरह से बिजली लेते हैं। वहाँ दो प्रकार से बिजली उनको मिलती है। एक तो वो बिजली संयंत्रों के साथ बिजली खरीद का समझौता करते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से वो सीधे उसी कंपनी से सौदा करते हैं। उसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, बिजली खरीद समझौता। और राज्यों की अधिकांश बिजली जो है वो यहीं से आती है। लेकिन दूसरा है वो पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदते हैं, यानी जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ से खरीदते हैं। हालांकि ये दूसरी बिजली कम है, लेकिन इसका भुगतान राज्य नहीं कर रहे हैं। लगातार राज्यों से कहा जा रहा है, लगातार बिजली कंपनियां कह रही हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जब फ्रीबीज की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो बिजली वितरण कंपनियों ने जो है अपने आप को एक पार्टी बनाने के लिए आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट को। मैं भी कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि नेता तो जो है, सरकारें तो फ्री बिजली दे देंगे, कर देंगे, लेकिन लोड जो है वो कंपनियों को उठाना पड़ता है जब सरकार उनको पैसा नहीं देती है। तब बिजली संशोधन विधेयक भी आया हुआ है 2020 अभी इसी मानसून सत्र में, और इसको समिति को भेज दिया गया है। जो संसद की स्थायी समिति है उसको चला गया है, उसके रिकमेंडेशंस जल्दी आने वाले हैं। उसकी पहली बैठक इसी महीने में हो जाएगी और अगले सत्र तक वो संभव है कि उसके सिफारिशें आ भी जाएं। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं संसद की स्थायी समिति के, वो हैं राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी कहते हैं।
तो हमको समझने वाली बात है कि बिजली वितरण कंपनियां या बिजली उत्पादन कंपनियां या जो है लगातार घाटे में जा रही हैं, सरकार उनका जो है भुगतान नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं। देश में मार्च तक तैयार हो जाएंगे 2 लाख नए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी। जैसे मैंने अभी बात की थी, कॉमन सर्विस सेंटर, यानी जहाँ पर लोग कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं ग्रामीण स्तर पर। ऐसे 4 लाख लोग हैं जो लाल किले के भाषण से प्रधानमंत्री ने बोला था। अब उनमें 2 लाख लोग और जुड़ जाएंगे, उनको नाम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी VLE, जिनको डिजिटल उद्यमी भी कहा जाता है। और 2022-23 के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 6 लाख हो जाएगी, यानी 2 लाख इसमें और जुड़ जाएंगे। क्योंकि इस कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC है, इसका संचालन कौन करता है? ग्रामीण लोग करते हैं। और ये ग्रामीण लोग जो है वो युवा वहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो डिजिटली अवेयर है, वो छोटे छोटे अपने इस प्रकार के सेंटर शुरू करके वहाँ पर सरकारी सेवाएं हों, अन्य वहाँ पर डिजिटली जितने काम होते हैं वो करते हैं। क्योंकि आजकल तो सब एडमिशन से लेकर के टिकट बनाने तक की सभी सुविधाएं वो है कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही हैं। 10,000 गाँव में मल्टी ब्रांड ऑटो ई-स्टोर खोलने की तैयारी है सरकार की। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी, उन्होंने कहा है कि अगले साल मार्च तक 2 लाख और गाँवों में VLE बनाए जाएंगे, यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाए जाएंगे। और ये VLE जो होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जो CSC में काम करते हैं, CSC में काम करते हैं, उनको सरकार ट्रेनिंग भी देती है। अब जो CSC है वहाँ से आप, मैंने बताया जैसे सभी टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, बस टिकट हो, हवाई जहाज का टिकट हो, यहाँ से बाइक खरीदने, कार खरीदने के लिए बुकिंग भी आप वहीं से आप करा सकते हैं। अभी तक 100 गांव में मल्टी ब्रांड ऑटो ई-स्टोर खोले गए हैं। वहीं अब जो है इनका टारगेट जो है 10,000 गाँव तक 10,000 गाँव में मल्टी ब्रांड ऑटो ई-स्टोर खोलने का है। तो गाँव में अब डिजिटल उद्यमी बन रहा है। गांव का विकास, गांव का सहयोग से भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। RBI ने कहा है कि अगर बहुत बड़े स्तर पर निजीकरण कर देंगे बैंकों का तो नुकसान हो जाएगा। हमें पता है कि RBI ने एक लेख के द्वारा कहा है कि सबको पता है कि निजी और सरकारी चीज़ों में क्या अंतर होता है। सरकारी लोक कल्याण के लिए काम करती है, निजी लाभ के लिए काम करती हैं। निजी क्षेत्र के अपने फ़ायदे हैं, सरकारी क्षेत्र के अपने फ़ायदे हैं। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो लाभ को बढ़ाने में सक्षम है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक बैंक हैं, वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले अपनी चर्चा में कहा आया भी था कि किस प्रकार से जो जनधन अकाउंट हैं या मुद्रा लोन्स हैं, स्टार्टअप को दिए जाने वाले लोन्स हैं, वो सरकारी बैंकों से ज़्यादा जा रहा है। प्राइवेट बैंक जो है बहुत कम दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों की आवश्यकता है। और ये मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि जो है 2017 में जो 27 बैंक थे अब रह गए हैं 12, और 2020 में ही सरकार ने 10 जो बड़े नेशनलाइज्ड बैंक थे उनको 4 बैंकों में उनका मर्जर कर दिया है, विलय कर दिया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण बुरी बात नहीं है, लेकिन और ये कोई नई बात भी नहीं है, इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन इसको करने से पहले हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आप निजीकरण के फ़ायदे नुकसान और सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है, यह आपका होमवर्क भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12 कंपनियां किसानों से करवाएंगी औषधि फसलों की खेती। 12 कंपनियां यानी किसान अपने पुराने ढर्रे पर लगे हुए हैं, यानी धान उगाना, गेहूँ उगाना,
लेकिन जो हर्बल प्रोडक्शन है, औषधीय गुण वाले जो पौधे हैं, वो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उनको उगाने के लिए जो है कंपनी प्रोत्साहन देगी और सरकार जो है उनको सुविधाएं मुहैया कराएगी। और इसके लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ का बजट जो है वो रखा हुआ है। तो धीरे धीरे हम कंपनियों की इसमें जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी अगर संकट आता है तो कंपनियां जोखिम, यानी कोई भी रिस्क आएगा तो कंपनियां उसका वहन करेंगी, वो बीमा करवाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आती है उसको जो रेवेन्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग उसको रिलीफ दिया जाएगा। कंपनियों ने जो वादा किया है उसका ब्यौरा जो है सरकार को देगी कंपनियां। उसके साथ साथ ये जो किसान और कंपनी है दोनों आपस में मिल करके इसके रेट तय करेंगे। कंपनियां जो भी उपज होगी उसको खरीदेंगी ही खरीदेंगी, उसका भंडारण है, स्टोरेज है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उस सब की व्यवस्था कंपनी करेंगी। बीज, खाद ये भी कंपनी ही उपलब्ध कराएंगी। लेकिन खेती के जो दूसरे काम है वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति काम करता है उसका काम किसान देखेंगे। तो ये इतनी सारी सुविधाएं जो है वो कंपनियां जो है किसानों को देने वाली है, ताकि किसान अब पुराने ढर्रे से जो है नए तरीके से खेती करना सके। और भारत सरकार का जो प्राकृतिक खेती का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। और उस प्रोजेक्ट पर काम धीरे धीरे इसी प्रकार से होगा। हर राज्य इस प्रकार से कुछ न कुछ कर रहा है और करना भी चाहिए। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, कृषि विविधीकरण योजना है, उसके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो कृषि विविधीकरण योजना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ITAT के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट अपील संभव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, वो जो है उसके खिलाफ अगर कोई याचिका देनी है वो हाई कोर्ट में ही देनी होगी। यहाँ स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ही उसकी सुनवाई करेगा। और कहा है कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स जो बनते हैं, वो जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, यानी उसके अकॉर्डिंग जो राज्य हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो उससे अलग इनका कार्य क्षेत्र हो जाए। इनका न्याय क्षेत्र न्यायाधिकार होता है और वो एक राज्य से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो हमको जिस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये ट्रिब्यूनल्स आते हैं उसी हाई कोर्ट में आपको क्या करना है, आप इसकी सुनवाई के लिए जा सकते हो, इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। पेपर 2 यानी हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण की बात हो रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तलाक कहा महिलाओं के लिए शादी का बहुत महत्व। GS 1 का ये क्वेश्चन एक्चुअल में है। हुआ क्या है कि एक महिला को एक व्यक्ति तलाक दे देता है और कहता है कि हम जो है वैरागी हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिसे स्वीकार कर लिया जाता है वो महिला जो है कोर्ट में जाती है, निचले अदालतों से जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो तलाक को स्वीकृति देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट कहता है और वो उनके वकील कहता है कि हम सन्यासी हो गए हैं, साधु बन गए हैं, और साधु बनने के बाद हम इन वैवाहिक संबंधों में नहीं बन सकते। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप साधु हो गए हैं तो आपको तो इस सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि जो है तलाक रद्द होता है ये, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो इस देश दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। तो इसी को आधार बना करें। और उन्होंने कहा कि एक महिला के लिए हमारे यहाँ जो सामाजिक स्थिति है वो महिला को शादीशुदा जो वैवाहिक दर्जा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शादीशुदा जीवन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी आदेश को तो हम देखते हैं कि विवाह नाम की संस्था यानी मैरिज इंस्टीट्यूशंस कितना इम्पोर्टेंट है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थापित किया है। और बहुत सारी चीज़ें जिस पर विवाद अभी पीछे चल रहा था, अगर आप उसको लिंक करेंगे
जो लिव इन वाला मामला चल रहा था, ठीक है। तो एज इंस्टीट्यूट, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है, विवाह संस्था जो है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो चोट थी। आगे बात करते हैं, लद्दाख में घुमंतु समुदाय की दिनचर्या पर फिदा हैं पर्यटक। यानी हम बात करेंगे घुमंतु समुदाय, हमारे देश में ऐसे कुछ समुदाय हैं जो लगातार अपना जीवन यापन जो है घूम घूम कर करते हैं। कुछ जैसे ये लोग बकरियां चलाते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोहार जो अपने गाड़ी बैल में चलते हैं, कुछ जो भेड़ बकरियां चराते हैं, राजस्थान से आते हैं अपने सेंट्रल इंडिया की तरफ। तो ये घुमंतु समुदाय कहलाते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं। और ये नोमैडिक ट्राइब्स जो है, नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो हैं देश में आज से नहीं है, प्राचीन काल से, पारंपरिक काल से हैं। लेकिन लद्दाख में इनके लिए स्पेशल जो है ये इनकी पहचान बन रही है। ये लोग मतलब लद्दाख जो है पर्यटन का हब बने, पर्यटक वहाँ पर जाएं। विदेशी लोग वैसे लद्दाख में बहुत जाना चाहते हैं, लेकिन जब ये इन समुदायों के बीच में रहते हैं, इन समुदायों की आओ भगत, इनका मेहमानबाजी देखते हैं, तो और ज़्यादा लोग उत्साहित होते हैं। इसी को लेकर के वहाँ पर एक 2 दिन का मेला भी लगाया जा रहा है चांगथांग में, और मेला जो है वो लोगों को आकर्षित करेगा। इस प्रकार के काम होते रहना चाहिए ताकि आपके यहाँ पर क्या हो, सरकार जो है ऐसे समुदायों के जो परंपराएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं और लोग भी उनको जानने के बारे में उत्सुक हो। आगे बढ़ते हैं। भारत का रूस की तरफ झुकाव खत्म होने में लगेगा लंबा समय। अमेरिका के जो जो है हमारे विदेश नीति के बारे में अमेरिका के जो विचार हैं, उन विचारों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे शुरुआत में जब शीत युद्ध का समय था, उस शीत युद्ध में अमेरिका रूस जो है आपस में उनका तनाव चल रहा था। उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और रूस हमेशा भारत के साथ रहा। तो इस लंबे समय से रूस जो है वो भारत का सहयोगी रहा है। अमेरिका इस बात को मानता है। जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं नेड प्राइस, उन्होंने इस बात को कहा है। उन्हें पूछा गया कि भाई रूस से जो है अमेरिका तेल खरीद रहा है और हम फिर भी भारत के साथ जो है, रूस से भारत तेल खरीद रहा है, हम भी फिर भी भारत के साथ में हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और संबंधों को एकदम से नहीं अलग किया जा सकता। वो धीरे धीरे समय के साथ ही वो दूर होंगे। और उनसे पूछा गया कि किस प्रकार से रूस, चीन, भारत जो है सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य अभ्यास सामान्य चीज़ है। अमेरिका ऐसे बहुत सारे देश जो उनके साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, हमारे साथ भी करते हैं। भारत भी अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करता है। तो ये वैश्विक संरचना जो बदल रही है, भारत का जो महत्व बढ़ रहा है, कोई भी टाइटली नहीं बोलता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमेरिका ने ताइवान के साथ व्यापारिक समझौता भी कर रहा है। ये ताइवान को समर्थन देने का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर में। जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने एक सवाल के जवाब में एक बात कही, एक कार्यक्रम में एक बात कही कि चीन जो है लगातार अपनी हरकतों के कारण से संदेह के घेरे में रहता है। और अभी फ़िलहाल मतलब वर्तमान में चीन के साथ जो भारत के संबंध हैं वो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री बैंकॉक में थे और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक जोन में भारत का दृष्टिकोण इस विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देश हैं चीन के अलावा भी, उनको अगर आज़ाद और शांतिप्रिय बनाने, अगर इस पूरे क्षेत्र को शांतिप्रिय बनाना है तो इन देशों को एक साथ काम करना पड़ेगा, मिलकर के काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो क्वाड बना है, क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। वो क्वाड जो है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की हर एक गतिविधियों पर अपनी नज़र रखेगा। वो हिंद प्रशांत, इसको आप
लिख भी सकते हैं, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र की समकालीन चुनौतियाँ हैं और उनके जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों का समाधान करता है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग पर मंथन होता रहता है और होगा किसमें? क्वाड में। तो क्वाड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन चीन जो है क्वाड का लगातार विरोध करता है और चीन कहता है कि क्वाड का उद्देश्य जो है वो चीन को नियंत्रित करने का है। तो अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल चीन को नियंत्रित करने का है। अगर चीन नियंत्रण से बाहर में जाता है, अपनी उसको नियंत्रण सीमाएं खुद सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। म्यांमार के बारे में उन्होंने कहा है कि म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हो, पुनः से लोकतांत्रिक सरकार बने, इसकी इच्छा जो है भारत की है, अपेक्षा भी भारत को है, क्योंकि म्यांमार इमीडिएट हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी देशों में कोई भी संकट होता है तो प्रभाव सबसे पहले बगल वाले देश पर ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुलामी अभी भी विश्व भर में आधुनिक रूप में जारी। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग रूपों में, नए रूपों में, आधुनिक रूप में गुलामी जारी है। उन्होंने भारत के बारे में कहा, जैसे भारत में महिलाओं की स्थिति, जाति के आधार पर भेदभाव की स्थिति, अलग अलग देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति, चाहे वो नाइजीरिया हो। चीन का जिक्र किया कि चीन में किस प्रकार से उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनको दास यानी गुलाम बनाया जाता है, स्लेव बनाया जाता है। इस प्रकार के संकट, इस प्रकार की जो दासता है, स्लेवरी है, पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अभी भी जो है गुलामी खत्म नहीं हुई है। और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं बाल मजदूरी के, ठीक है, यानी चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा वो अफ्रीका में होती है। 21.6% जो है वहाँ बाल मजदूर हैं। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी एशिया, प्रशांत, मध्य पूर्व अमेरिका इन सब की नहीं है, लेकिन फिर भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है बाल मजदूरी होती है। अफ्रीकी देश कांगो, कंबोडिया, एशिया में भारत, श्रीलंका, वियतनाम और लैटिन अमेरिका में जो है शादी कराने का जो है वो तरीका, उसके बारे में भी यहाँ पर बात हुई है। तो ये रिपोर्ट के अपने अपने आधार हैं। उस रिपोर्ट में कुल मिला के हमको ध्यान रखना है कि ये जो दासता की, गुलामी के जो तरीके हैं उन पर हम कैसे पार पाएँ, उनसे मुक्ति कैसे मिले। राष्ट्रीय खेल संहिता के नियमों का विरोध जारी रखेगा IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जो सरकार ने नए नियम बनाए थे उनका विरोध जो है कर रही है कौन? भारतीय ओलंपिक संघ। और उसके चक्कर में क्या हुआ है, जो राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 बनी है उसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 कार्यकाल तक जो है वो ऑफिस ग्रहण कर सकता है, या 12 साल वो पूरे हो जाते हैं तो उसका समय पूरा हो जाएगा। और इसकी जो आयु सीमा है वो 70 वर्ष सीमित की गई है, जबकि पहले ये 20 साल तक पद पर रह सकता था, ठीक है। आयु सीमा थी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है इसको कंट्रोल, इसको नियंत्रित करने, इसको रेगुलेट करने के लिए खेल संहिता के माध्यम से इसका विरोध किया और ये संकट पैदा होगा बाद में जो है कोर्ट के द्वारा COA यानी प्रशासकों की समिति, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनी। और ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसको थर्ड पार्टी मानता है, ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं इसको थर्ड पार्टी मानता है और वो मानते हैं कि खेलों में थर्ड पार्टी का जो हस्तक्षेप है, इंटरवीन करना है, वो सही नहीं करेंगी और इससे आगे दिक्कत होगी। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट, अभी जो फुटबॉल वाला फीफा वाला मामला आया तो
तो उसको इमीडिएट जो है सुनवाई के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी स्थगित कर दिया। अभी बोले पहले जैसी स्थिति रहेगी, अभी COA को कमान नहीं दी जाएगी, धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को निपटा लेंगे और जल्दी ही हमारा जो है खेल की दुनिया में फिर से वही स्थितियाँ आ जाएंगी और जो वास्तव में खेल सुधार होने चाहिए, खेल के प्रशासन में जो सुधार होने चाहिए वो भी हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो अभी जो है अभी 2021 के जो एस्पिरेंट जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास किया है, फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आया है, उनको सर्विस अलॉट कर दी गई हैं और उसमें पाया गया है कि जो टॉप 20 यानी 20 जो ऊपर के जो 20 हैं रैंक में, वो टॉप 20 में से किसी ने भी इंडियन फॉरेन सर्विस को नहीं लिया है। उसके पीछे कारण पहले फॉरेन सर्विस का बड़ा क्रेज़ होता था, 90 से पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। उसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं कि भारत में भी विकास पूरे मतलब बहुत अच्छा विकास हो रहा है, यहाँ पे भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हो रही हैं और विदेश में जाने का मौका IAS को भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से 1980 बैच के IAS अधिकारी और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं शिशिर सिन्हा, उन्होंने उसके पीछे के 4 कारण बताए हैं। पहला कारण है कि संचार तकनीकी में वृद्धिकरण से दूतावास पर निर्भरता कम हो गई है, यानी जो विदेश सेवा के अधिकारियों को जो महत्व मिलता था वो उतना महत्व मिलता नहीं है। सीधा जो है कम्युनिकेशन हो जाता है देशों के बीच में, तो उतना महत्व मिलता नहीं। फॉरेन सेक्रेटरी को ज़्यादा महत्व मिलता है उनकी अपेक्षा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि देश में शिक्षा और जीवन शैली अच्छी हुई है, गुणवत्ता बढ़ी है, इससे भी विदेश में रहने की जो इच्छा होती थी लोगों की वो भी कम हुई है। तीसरी बात कही है कि IAS का जो सेवा काल होता है वो उसमें भी IAS की सर्विस के दौरान भी कई बार आपको विदेश में जाना पड़ता है, विदेश में जाने के मौके मिलते रहते हैं। तो ये कुल मिला के 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई हैं। और 3 बात और चौथी बात जो हो सकती है वो ये है कि अब देश में जो पुनर्जागरण हो रहा है, जिसको कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो जाग रही है, सामूहिक चेतना जो जाग रही है, सामुदायिक चेतना जो जाग रही है, तो हर एक व्यक्ति के मन में भी वो भाव जग रहा है। तो वो भाव देश में काम करना है, देश के लिए काम करने का है, देश के अंदर काम करने का है, देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये भी एक चौथा कारण, बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी जानकारी के इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत, परीक्षा के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अंत में हम आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे सब ने नाम सुना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज ही के दिन यानी 19 अगस्त को आपका जन्म हुआ है और बैद्यनाथ द्विवेदी इनका नाम था, इनको बोला जाता। उत्तर प्रदेश के बलिया में आपका जन्म 1907 19 अगस्त को हुआ है और आपने 1930 में शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन यानी उसको पढ़ाना शुरू किया है। बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं। 1955 में भारत सरकार द्वारा जो पहला राजभाषा आयोग बना उसके आप सदस्य बने। 1957 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 19 मई 1979 को आप ये संसार छोड़ करके चले गए। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज के दिन ही 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। कब की बात है? ये 1757 की बात है। ठीक है, वो केवल बंगाल के अंदर वो सिक्का चलता था, लेकिन बाद में 1835 में यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट बना और उससे एक तरह के सिक्के चलाने का प्रचलन शुरू हुआ। यानी 1835 में यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट बना 1835। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फैक्ट। 1835 कॉइनेज यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट, कॉइन को एक जैसा बनाना, उस समय से हमारे यहाँ एक जैसे सिक्के पूरे देश में चल रहे हैं। लुई डाग्यूरे ने फोटोग्राफी के आविष्कार की घोषणा की आज ही के दिन 1839 में। फ्रांस के लुई डाग्यूरे ने पहली बार जो है जो तस्वीर ली उसमें ऐसे केमिकलों का उपयोग किया जो तस्वीर अब स्थायी रूप से जो है आपके सामने आती है, जो फ़ोटो हम लेते हैं। इसीलिए आज के दिन को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप इस चैनल को देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। इसी के साथ ये विश्लेषण आज का यहीं समाप्त होता है।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि रोज़ सुबह जब ये एनालिसिस आए उस समय आप इसको देख सकें। धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।